मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र में माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं और अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए हैं उन चुनावों में चूंकि मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा मौका नहीं मिला, अब वो राज्यसभा के मेंबर भी नहीं रहे, अब वो माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हैं और 6 महीने तक वो मंत्री रह सकते हैं। 6 महीनों के अंदर उनको या तो राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर बनना है, तभी जाकर वो माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर एक खबर आज सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर वायरल हो रही है। उस खबर में यह बताया जा रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी को जम्मू कश्मीर का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा रहा है। यह खबर जो आई है, इस खबर के आने के बाद व्हाट्सएप और फेसबुक के ऊपर लोगों ने फौरन इस मैसेज को शेयर करना शुरू कर दिया और कुछ बड़े दानिश्वर और अक्लमंद लोग भी अलग अलग ग्रुपों में ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, कब हो रहा है, कब तक होगा। तो पहली बात तो ये कि विश्वसनीय सूत्रों ने यह बताया है कि ऐसी कोई बात किसी जगह न सोची जा रही है, न उस पर विचार किया जा रहा है और ना ही इस तरह का कोई केंद्र सरकार ने फैसला लेने के बारे में सोचा भी है। यानी किसी कमरे में कहीं छोटी मोटी बात भी नहीं हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर में व्हाट्सएप के ऊपर यह अफवाह फैल गई। अब कई बार कहा जाता है कि जो अफवाहें घाटी में फैलती हैं वो अफवाहें अक्सर सच साबित होती हैं और सदाकत पर मबनी होती हैं। क्योंकि यह अफवाह घाटी से नहीं आई है, यह अफवाह जम्मू से उड़ी है और दिल्ली के कुछ सर्कल से यह अफवाह उड़ी है और जिन सर्कल्स में भी उड़ी है उन सर्कल्स से भी क्यों उड़ी है किसी को मालूम नहीं। लेकिन ना जो हमारे सूत्र हैं वो ना केंद्र सरकार में किसी को इसके बारे में कुछ पता है और ना ही कोई और जानता है कि आखिरकार ये खबर आई कहां से और लाई किसने। अगर हम मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर सबसे पहले वो MOS इन माइनॉरिटी अफेयर्स बने मई 26, 2014 को। उस समय नजमा हेपतुल्लाह कैबिनेट मिनिस्टर थी। नजमा हेपतुल्लाह ने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी 12 जुलाई 2016 से लगातार माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हैं। यानी 7 साल से वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं और अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं एज मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स। उनको लेकर ये अफवाह उड़ी और चूंकि और ऐसा भी लगता है कि जम्मू कश्मीर में लोग बदलाव जो है वो हर 6 महीने के बाद चाहते हैं कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए हैं तो 6 महीने के बाद एक और होना चाहिए, अब 6 महीने और हो जाएं तो कोई और होना चाहिए, क्योंकि जो आया है वो जाना चाहिए, खबर बननी चाहिए। ये दिलचस्पी लोगों को ऐसी क्यों है मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक राज्यपाल बने 23 अगस्त 2018 को। NN वोहरा के बाद उन्होंने टेक ओवर किया। अक्टूबर 30, 2019 को यानी 5 अगस्त 2019 के बाद थोड़ी देर और वो रहे, यहाँ 2 महीना रहे और 30 अक्टूबर 2019 को सत्यपाल मलिक को यहां से ट्रांसफर कर दिया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर आए और 6 अगस्त 2020 तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे और उसके बाद मनोज सिन्हा 7 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर आए हैं और 7 अगस्त 2021 और अभी दूसरा साल उनका जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर अगले 2 महीनों में मुकम्मल होने जा रहा है। इसके बीच में ये जो मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर खबर उड़ाई गई है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जिन सूत्रों से हमारी बात हुई, पहली बात तो ये कि जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर को इस समय केंद्रीय गृह मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा 3 लोग देख रहे हैं। सबसे ऊंचे स्तर पर MOS इन PM, सबसे ऊंचे स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल देख रहे हैं और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा देख रहे हैं। राज्यपाल को क्यों केंद्र सरकार इस समय जम्मू कश्मीर में बदलेगी जब जम्मू कश्मीर में यात्रा होने जा रही है, अमरनाथ यात्रा, बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने जा रही है। राज्यपाल को क्यों जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार इस समय बदलना चाहेगी जब उन्हें यह लग रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो काम ठीक है
और काम करने का उनका अंदाज भी ठीक है। हालांकि कुछ एक फ्रंट्स पर उनको नाकामी मिली है, लेकिन इनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को अगर जम्मू कश्मीर लाना है तो कश्मीर पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा कि आखिरकार आपकी कश्मीर पॉलिसी है क्या, कि आपने जब 5 अगस्त 2019 के बाद तीसरा राज्यपाल भी आपने 2 साल का कार्यकाल मुकम्मल होने से पहले ही बदल दिया, और बदला क्यों? और वो भी अमरनाथ यात्रा से पहले किसी राज्यपाल को बदलने की जरूरत क्या है? और क्या राज्यपाल के बदलने से जम्मू कश्मीर के हालात बदल जाएंगे? इस वक्त तो केंद्रीय गृह मंत्रालय डायरेक्टली जम्मू कश्मीर की पुलिस को देख रहा है, जम्मू कश्मीर की शासन को देख रहा है, जम्मू कश्मीर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर डायरेक्ट नजर केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदलने की क्या जरूरत है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को यहां भेजा था, कुछ ऑब्जर्वर्स ये कहते हैं कि उन्हें इसलिए यहां भेजा गया था ताकि एक राजनीतिक आदमी जम्मू कश्मीर में हो, और राजनीतिक आदमी का फायदा यह होगा कि वो इनिशिएटिव लेने में, फैसले लेने में वक्त जाया नहीं करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो केंद्र सरकार जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर में लेना चाहेगी, उस पॉलिटिकल इनिशिएटिव को भी आगे बढ़ाने में, उसको कामयाब करने में एक राजनीतिक व्यक्ति बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। और उसके बाद कुछ ऑब्जर्वर ये भी कहते हैं कि केंद्र में ये भी था कि एक लंबे समय से हम जम्मू कश्मीर में जब राज्यपाल देते हैं तो वो या तो आर्मी का कोई रिटायर्ड ऑफिसर होता है, या इंटेलिजेंस एजेंसी से कोई रिटायर्ड ऑफिसर होता है, या किसी ऐसे ब्यूरोक्रेट को ढूंढते हैं जिसने केंद्रीय गृह मंत्रालय में कुछ समय बिताया हो, या उस ब्यूरोक्रेट को ढूंढा जाता है जो ब्यूरोक्रेट जम्मू कश्मीर की नब्ज को समझता हो। ये आज तक मापदंड रहे हैं, या मापदंड ये रहे हैं कि उस आदमी को ढूंढा जाए जिसके साथ जम्मू कश्मीर की सरकार में, जम्मू कश्मीर में जो भी रहे, वो कंफर्टेबल खुद को महसूस करे। इस तरह के मापदंड। और कुछ मापदंडों में मैंने कहा कि ऑलरेडी आपको बता दिया कि पहले या तो जिसको भी राज्यपाल भेजा गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से पहले, या इससे पहले जब राज्यपाल आए थे सत्यपाल मलिक, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि हमने आज तक या तो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भेजा, या हमने रिटायर्ड आईबी ऑफिसर भेजा, या कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भेजा। आइए अब थोड़ा बदलते हैं और राजनीतिक लोगों को मौका देते हैं जम्मू कश्मीर जाने का, और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल और अब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर काम करने का, और देखते हैं कि ये जम्मू कश्मीर में एक बदलाव लाने में कितने कामयाब होते हैं। आज अगर आप किसी को पूछते हैं तो वो जरूर ये कहते हैं कि एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए इनिशिएटिव लेना और फैसला लेना आसान है, लेकिन जब आप ग्राउंड की बात करते हैं तो आपको ग्राउंड पर नजर आता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बहुत सारे इनिशिएटिव्स की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो बदलाव नजर आना चाहिए था वो बदलाव उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। एक डिस्कनेक्ट साफ तौर पर सिविल सचिवालय और आम लोगों के बीच में है। एक डिस्कनेक्ट जो है वो साफ तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर और आम लोगों के बीच में है। और जब मैं डिस्कनेक्ट की बात करता हूं, डिस्कनेक्ट का मतलब ये हो गया कि आम लोगों का तांता बंधना चाहिए सिविल सचिवालय में। लोग आने चाहिए, अपना दुखड़ा, अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी सुनाने के लिए सिविल सचिवालय आने चाहिए। सिविल सचिवालय के दरवाजे लोगों के लिए बंद नहीं होने चाहिए। केवल मात्र आप ग्रीवेंस सेल के जरिए ये सोचेंगे कि लोग अपनी ईमेल लिखेंगे और ईमेल के जरिए सारे मसले हल होंगे, ऐसा नहीं होता। लोग सिविल सचिवालय जब आते हैं बहुत सारा इनपुट सरकार को देते हैं, सरकार को उस इनपुट से फायदा होता है। और आप जानते हैं जब एक लोकतांत्रिक सरकार होती है तो आपको सिविल सचिवालय में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं अपने जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए आते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि डिस्कनेक्ट जो एलजी के दफ्तर और आम जनमानस के बीच में उस डिस्कनेक्ट को खत्म करने की जरूरत है। तो उस डिस्कनेक्ट को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑलरेडी लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया होगा, समझाया होगा, और आपने देखा भी होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वापस आए तो फौरन राहुल भट्ट के घर चले गए, उसके बाद रजनी बाला के घर चले गए, घाटी में जो लोग शहीद हुए उनके घर चले गए। तो वो एक कवायद जो है वो शुरू हो गई। लेकिन अब इस कवायद को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग दिल्ली की राजनीति पर नजर रखते हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही फिलहाल जम्मू कश्मीर में, मनोज सिन्हा ही लंबे वक्त तक रहेंगे। और एक ही चीज नई दिल्ली कर सकती है कि इनके एडवाइजरों का नंबर 1 से 4 कर सकती है, और 3 एडवाइजर नए अगर केंद्र सरकार को बनाने पड़े तो हो सकता है कि कुछ रिटायर्ड पुलिस अफसरों को चुना जाए, जम्मू कश्मीर के कुछ नेता, जम्मू कश्मीर के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लोगों को चुना जाए, ताकि लोगों के और राजभवन के बीच में डिस्कनेक्ट को खत्म किया जा सके। अब एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि इस समय कंफर्टेबली लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा काम कर रहे हैं। कंफर्टेबली क्यों? क्योंकि उनकी
गवर्निंग काउंसिल में, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में इस वक्त सिवाय एक एडवाइजर के, वो भी पूर्व डीजीपी सीआरपीएफ है और कोई भी नहीं है। तो वो भी जो भी फैसला लेना चाहते हैं वो फैसला ले सकते हैं, उन्हें किसी के से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जैसे राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज राम माधव ने, आज नहीं पहले जम्मू कश्मीर के इंचार्ज थे, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, केंद्रीय गृह मंत्री हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल हो, ये तीन तो हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोकल लोग कहां पर हैं? जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं, वो जो स्टेक होल्डर्स हैं वहां के, वो कहां हैं? उनका इस समय उनके साथ संपर्क साधना और उनको इसका हिस्सा जम्मू कश्मीर में इन बदली हुई परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए और जम्मू कश्मीर में परमानेंट शांति के लिए, स्थायी शांति के लिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस प्रोसेस में, इस शांति बहाली के प्रोसेस में शामिल किया जाए। तो इसका मतलब क्या है? वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में एडवाइजरी काउंसिल में कम से कम 3 लोग या 4 लोग या 5 लोग, जितने भी लोग हो सके एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में होने चाहिए, ताकि आम जनमानस के साथ संपर्क साधा जा सके। ये ठीक है, आपको गवर्नेंस के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लगता है कि बहुत आसान है जी, कि बिना एडवाइजर्स के हम काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो कह रहे हैं वही हम कर रहे हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट के पास कानून की किताब है और जो जनप्रतिनिधि होता है उसके पास कानून की किताब के साथ साथ में लोगों की एक्सपेक्टेशंस, तमन्नाएं, आरजुएं और लोगों की आशाएं जो सरकार से हैं वो होती हैं। और जब आप पॉलिसीज बनाते हैं, वो लोगों की आशाओं और उम्मीदों के ऐन मुताबिक बनाई जानी चाहिए। कई जगहों पर आप जानते हैं ब्यूरोक्रेट किताब की बात करता है, और ब्यूरोक्रेट जिस किताब की बात करता है, जिस कानून की बात करता है, उस कानून को लिखने का काम तो ब्यूरोक्रेट करते हैं, उस कानून को संवारने का काम तो ब्यूरोक्रेट करते हैं, लेकिन उस पर डिबेट करके उस कानून को अमली जामा पहनाने का काम जो है वो जनप्रतिनिधि करता है, एमएलए करता है, एमपी करता है, एमएलसी करता है। वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून बनाते हैं। कानून बनाने का मतलब क्या? डिबेट होती है, उसके बाद जाकर कुछ चीजों को निकाला जाता है, कुछ चीजों को डाला जाता है। तो इसका मतलब जनप्रतिनिधि का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सवाल यहां पर यही कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी? तो बिल्कुल बेबुनियाद, यूं कहिए कि अफवाह है, और इस अफवाह पर कान बिल्कुल ना धरें। कहीं पे कोई ऐसा मुंह मेरी नॉलेज में तो नहीं है। मैंने जितने भी जानकार सूत्रों से बात की, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में क्या और एक्सपेरिमेंट अब करना बाकी रह गया है, जिसके लिए हम किसी नए व्यक्ति को ढूंढे और उसे जम्मू कश्मीर भेजें और वो रातों रात कोई कायाकल्प जम्मू कश्मीर में करे। और ये बात भी कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं और कुछ सिक्योरिटी एनालिस्ट भी ये बात कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में आने वाले कल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को बदलने की बात भी कभी हुई, तो वो दोबारा किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को, या किसी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को, या किसी रिटायर्ड आईबी के ऑफिसर को, या किसी रिटायर्ड आर्मी चीफ को जम्मू कश्मीर भेजा जा सकता है, इसकी संभावना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग इन अटकलों को हवा दे रहे हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का एक पर्टिकुलर धर्म से होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि राज्यपाल को ओवरसी करना होता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड। इन दोनों बोर्ड्स को चेयर वही करते हैं, और इन दोनों बोर्ड्स की आप जानते हैं, जब अमरनाथ यात्रा होती है तो पूजा होनी होती है, और उस पूजा में लेफ्टिनेंट गवर्नर को बैठना होता है। इसी तरीके से जब माता वैष्णो देवी का जो भवन है, उस भवन का रख रखाव, पूजा, उस भवन का रख रखाव और तमाम चीजें जो बिल्कुल एन हिंदू विधि के मुताबिक होनी चाहिए, तो उसकी समझ जो है जाहिर सी बात है उसी को होगी जो उस धर्म और उस समुदाय से ताल्लुक रखता हो। तो ये भी कुछ कारण है, उसके अलावा और भी कई कारण, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये 2 बड़े कारण है। वरना आपको यह भी याद होगा कि जिस समय गिरीश चंद्र मुर्मू को बदलने की बात हो रही थी, जो आप कैग ऑफ इंडिया हैं, तो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन का नाम भी आया था, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन को भी जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर नहीं भेजा गया। तो कारण जो है, उनमें से बहुत बड़ा कारण जो है यही था। अब यह देखना है कि आने वाले कल में अगर कोई, वैसे तो जैसे मैंने आपको कहा कि बदलाव की संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं और एडवाइजरों की संभावना है, लेकिन अगर आने वाले कल में लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेकर कोई बदलाव करने का मन भी केंद्र सरकार बनाती है, तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी होगा वो राजनीतिक व्यक्ति होगा। इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि पहले एक राजनीतिक व्यक्ति को जब लाया गया, वो राजनीतिक व्यक्ति अभी तक
हर 4-5 महीने में एक बार कोई ऐसा बयान दे देता है जो बयान जो है मीडिया सर्कल्स में थलथली पैदा कर देता है और केंद्र सरकार के लिए भी मुश्किलें बढ़ाता है। अब एक और राजनीतिक व्यक्ति को लाया है जो बयान तो बड़े नपेतुले देते हैं, बात बड़ी नपेतुली करते हैं और काम करने का तरीका बिल्कुल ब्यूरोक्रेट के जैसा है कि पूरी फाइल पढ़ते हैं, ध्यान से हर एक चीज पर बैठते हैं, पूरी बात सुनते हैं, अपडेट होते हैं, उसके बाद जाकर जो है किसी चीज पर निर्णय देते हैं, फैसला देते हैं। और फैसला लेने में, जैसे मैंने आपको कहा कि एक राजनीतिक व्यक्ति है, फैसला लेने में जल्दबाज तो हैं, लेकिन किसी वक्त ये जल्दबाजी भी जो है मुसीबत बन सकती है। और कई चीजें जो ग्राउंड पर हो रही हैं उन चीजों को ठीक करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि केंद्र सरकार उनको एडवाइजर्स, 2-3 एडवाइजर्स और दे दे ताकि उनको काम करने में आसानी हो, बुद्धिजीवियों का कहना है। तो मुख्तार अब्बास नकवी जम्मू कश्मीर के फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बनने वाले।